Hey guys, welcome back to my channel. Myself Prachi and होने वाली CM Prachi. Guys, my channel पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो गाइस, हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से क्या समझते हो। अपना गाइस एक एक वर्ड को ट्राई करो समझने का, फिर आपको अच्छे से आएगा समझ में। एडवांस मतलब अर्ली, मतलब जल्दी से, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब बिगनिंग में, ठीक है। प्राइसिंग का मतलब प्राइस होता है, रेट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब दो लोग के बीच में कोई बातचीत होती है रिटर्न में, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एडवांस प्राइसिंग की रूलिंग मतलब गाइस इस पे क्या होगा कि अपन एडवांस में ही प्राइस को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अपन पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि एडवांस में कितना चार्ज लगने वाला है कोई भी चीज़ का, ठीक है, और उसका एक एग्रीमेंट बना के रेडी कर लेंगे। तो इतनी सी तो बात है एडवांस प्राइसिंग रूलिंग में, ठीक है। तो देखो ये अक्सर कब होता है कि देखो गाइस, जैसे कि समझ लो कि कोई एनआर है, वो इंडिया आना चाहता है। अब वो इंडिया के बिजनेस तो करना चाहता है बट वो टैक्स रिज्यूम से डरता है। उसको डर लगता है पता नहीं क्या टैक्स लगा देंगे यहाँ के लोग, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगेगा, तो वो बहुत घबराता है। तो एक दिन बहुत घबरा रहा था और ऐसे घबराते घबराते एक कैफे में बैठा था इंडिया के। तो यहाँ पर ए वो बैठा था, वो फोन पे बात कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूँ यहाँ पर, बट यहाँ के टैक्स सिस्टम मुझे बहुत अजीब लगते हैं, पता नहीं कितना टैक्स ले लेंगे मेरे से। तो एओ ये बात सुन लिया। तो फिर एओ बोला कि अच्छा आपको क्या तकलीफ है। तो वो बोला कि देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स प्रॉब्लम होता है, हमें समझ में ही नहीं आता कितना कमाए हम, कितना टैक्स पे करे करके। तो फिर एओ की बात समझ में आई एओ को कि अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है करके। तो इसका सोल्यूशन की तरह ये निकाला गया कि अब एओ के साथ आप बैठ के एडवांस प्राइस एग्रीमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा पहले से कि आपको कितना टैक्स पे करना है, ठीक है। ताकि एडवांस में पता चल जाए तो आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पर बिजनेस या नहीं करना है, फिर वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखो एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन एओ एंड एसएससी, इसमें एओ एंड एसएससी मिलकर क्या करते हैं, फ्यूचर का जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर कोई भी आर्म लेंथ प्राइसिंग है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले से ही एडवांस में एग्रीमेंट कर लेते कि हमको आगे जाके क्या टैक्स पे करना है, टैक्स इन द सेंस एडवांस प्राइसिंग। और अपन एमलन प्राइस जब सेट करेंगे तब तो उसके बाद टैक्स पे होगा ना, उसके ऊपर ही तो होता है, वही तो एक एक्सपेंसेस रहता है कि उसको अलाउ करे या डिसअलाउ करे, इनकम क्या माने, ठीक है गाइस। तो ये सब चीज़ का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए एग्रीमेंट आया है, जो एओ और एसएससी मिलके बैठते हैं एक साथ और फिर डिसाइड करते हैं कि किस फिक्स प्राइस पे हम चार्ज करेंगे, ठीक है। क्यों आया, ताकि कंसिस्टेंसी पता चलता रहे, कंसिस्टेंसी में काम चले, ठीक है। अब ये सिर्फ प्रोडक्ट पे अवेलेबल है जो कि एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट में आप प्रोडक्ट लिखे रहोगे सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ये वाला प्राइस एप्लीकेबल रहेगा। ऐसे नहीं कि आपका कोई नया प्रोडक्ट ऐड हुआ तो आप बोले कि मेरे को उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर दो ये प्रोविजंस, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिसके ऊपर अंडर एग्रीमेंट में जो है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, सबके ऊपर नहीं होता। अगर कोई भी फ्रॉड करते हो तो वो हमेशा के लिए वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, मतलब शुरुआत से ही वॉइड है ये मान लिया जाता है, जिस दिन ये आया था उस दिन से वॉइड है ये मान लिया जाता है, ठीक है। तो वो अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो फिर वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। फिर अगर कोई भी चेंज आएगा तो फिर वो लॉ का चेंज हो सकता है या तो फिर वो फैक्ट का चेंज हो सकता है, उसके अलावा आप कोई चेंज नहीं ले सकते। ये ट्रायंगल का मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा चेंज हो सकता है, या तो लॉ का चेंज होगा या तो फैक्ट का चेंज होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में अपन को सेम टू सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है एटलीस्ट 4 साल तक, ठीक है। समझ गए, जो भी प्रिंसिपल रहेगी 4 ईयर तक आपको सेम फॉलो करना है, डिफरेंट डिफरेंट चेंज नहीं कर सकता आप। अब 3 टाइप का एग्रीमेंट होता है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि कितने टाइप का एग्रीमेंट होता है, तो आप बताना 3। यूनिलेटरल, बायलैटरल, मल्टीलेटरल। यूनिलेटरल, बायलैटरल, मल्टीलेटरल। यूनिलेटरल, बायलैटरल, मल्टीलेटरल, 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो गाइस इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है यूनिलेटरल में, देखते हैं रिलायंस लिमिटेड कंपनी जो अपनी है, रिलायंस कंपनी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सीधा सीधा आके बात करती है, सीधा सीधा आके बात कर रही है, तो यूनिलेटरल एग्रीमेंट होगा, सीधा सीधा बात कर रही है। बायलैटरल क्या होगा, रिलायंस कंपनी जो है इंडिया वाली वो बात करी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और रिलायंस कंपनी जो है यूएस वाली
वो बात कर रही है वहां के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। वहां के इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का नाम है IRS। ठीक है, तो जब रिलायंस कंपनी वहां के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रही है और US वाली वहां के डिपार्टमेंट से बात कर रही है, तो ये दो रिलायंस इन्वॉल्व हो गए, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई ना, तो ये बायलैटरल हो जाता है। जब सिंगल पार्टी इन्वॉल्व रहती है तो वो यूनिलैटरल रहता है। अब आगे देखो, जो रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, इंडिया वाली, US वाली, फ्रांस वाली, वो लोग अपनी अपनी अलग अलग IT से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, तीन है ना इसमें, या तीन से ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर वो मल्टीलेटरल हो जाता है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको तीनों टाइप के अच्छे से समझ में आओगे कि एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। अब अपन आगे बढ़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते क्या होता है। कौन कौन एलिजिबल है, जो कि प्रपोज या प्रेजेंट ट्रांसफर प्राइसिंग में है, मतलब जो अभी है या तो फिर कोई प्रपोज किया था तब वाले ट्रांसफर प्राइसिंग में है। तो गाइस इसकी प्रोसीजर है, अपन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि आपको कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा कि क्या मैं अपना APA करवाऊँ, मतलब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, क्या मैं अपना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करवाऊँ, ये आपको सबसे पहले उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कंसल्ट करना, कंसल्ट करोगे आप। फिर क्या करोगे, अगर हाँ आ जाएगा इसका आंसर कि हाँ करवा सकते हो, आपको करवाना चाहिए, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाओगे और अप्लाई करोगे। ठीक है, अप्लाई जब कर दोगे तो फिर उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होगा। प्रीमिनरी प्रीमिनरी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, जिसपे अपन चेक करेंगे आपकी छोटी छोटी चीजें। ठीक है, इसमें अपन कोई भी चीज को देखो, जो DG रहेगा वो 1 महीने पहले, मतलब जो एप्लीकेशन है वो एक्सपायर हो से 1 महीने पहले तक आपको एक डेफिनेट इशू कर ही देगा लेटर कि हाँ ये आपका एडवांस प्राइसिंग होने वाला है करके। ऐसे करके आपका जो भी लेटर है वो आपको इशू कर ही देगा। उसके बाद जो SEC है उसके पास राइट रहता है कि वो या तो मॉडिफाई करवा ले या तो फिर रिमूव करा ले, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो। जैसे लेटर दिए आप, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि वो लेटर परफेक्ट हो सकता है उस लेटर पे कुछ तकलीफ हो, तो आपको 1 महीना खत्म होने से पहले जो DG रहेगा वो आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद वो एक लेटर पे बताएगा, तो उसके जो SSC रहेगा वो या तो उसको मॉडिफाई कर सकता है या तो फिर वो उसको रिमूव कर सकता है या तो वो डेफिशिएंसी को हटा सकता है। SSC के पास ये हक है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसीजर होता है। जब ये काम SSC ठीक करके दे दिया लेटर, उसके प्रोसीजर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे उनके प्रमाइसेस में, विजिट करेंगे, अपन देखेंगे क्या कैसा है, उसके बाद ही तो ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करना है, मजाक थोड़ी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मीटिंग लगाएंगे। मीटिंग लगाने के बाद फिर अपन प्रमाइसेस जाएंगे। उसके बाद फिर कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, इंक्वायरी लगेगा कुछ भी तो वो सब करेंगे। हो सकता है कि हमको CG के अप्रूवल की जरूरत पड़े तो अप्रूवल लेंगे, और फिर एग्रीमेंट को अपन कमीशन को सेंड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आएगा कि APA का क्या प्रोसीजर होता है। ये गाइस थ्योरी क्वेश्चंस है, नॉट सो रेलेवेंट, बट पढ़ना पड़ता है बिकॉज MCQs में पूछ सकता है। अब गाइस अपन फीस देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर जब अपन अप्लाई करते हैं ना APA के लिए, तो अपन को फीस देनी पड़ती है। जब भी अपन एडवांस प्राइसिंग के लिए जाएंगे तो फीस लगेगी। कॉमन सेंस की बात है गाइस, फोकट में कोई काम नहीं करता इस दुनिया में। ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का है ये वाला प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का ये वाला है और उसका फीस है ये वाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। देखो सबसे पहले अगर 100 करोड़ या उससे कम है आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 100 करोड़ या उससे कम है, तो आपको 10 लाख की फीस लगेगी। अगर आपका ट्रांजैक्शन 200 करोड़ या उससे कम है तो आपको 15 लाख की फीस लगेगी। अगर आपका 200 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपकी 20 लाख कमी फीस लगेगी। इसको आप विड्रॉ कर सकते हो, ये यहाँ पर फाइनल होता है, यहाँ पर ये फाइनल होने से पहले तक आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। एक बार ये फाइनल हो गया ना, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है गाइस, आपने मेहनत करवा ली, उसके बाद आप विड्रॉ करोगे तो पैसे कौन देगा आपको वापस, कोई नहीं देता। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आएगा प्रोसीजर। अपन एक बार फिर से पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, अभी पूरा API पढ़ लेते, बेस्ट रहेगा। देखो मेरे साथ बोलते जाओ, अपन को लर्न करना है क्योंकि थ्योरी है ये पूरा। APA क्या होता है मैम, APA एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में होता है, AO और SSC के बीच में होता है। ठीक है, इसमें होता है एडवांस में होता है।
ठीक है, इसमें अपन कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो जो अपन ने एग्रीमेंट में मेंशन किया उसी के ऊपर अपन एपीए ले सकते हैं। अगर कोई फ्रॉड होगा तो क्या होगा, वो मैम वो वॉइड एब इनिशियो होगा। वेरी गुड। कोई भी चेंज करना होगा तो मैम वो लॉ या फैक्ट का होना चाहिए। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 4 साल तक सेम होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल जो उसमें फॉलो कर रहे हो वो 4 साल तक सेम होने चाहिए। कितने टाइप का एग्रीमेंट होता है मैम, 3 टाइप का होता है, यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। कौन कौन एलिजिबल है मैम, जो प्रेजेंट है, जो प्रपोज्ड टीपी है वो लोग एलिजिबल है। कैसे है, सबसे पहले मैम प्रिलिमिनरी अपन को कंसल्टेंसी लेना पड़ता है। सबसे पहले अपन प्री फाइलिंग कंसल्टेंसी लेते हैं, अगर उसमें हाँ आता है तो फिर अपन फीस देके अप्लाई करते हैं। फीस का क्राइटेरिया क्या है, तो देखो सबसे पहले मैम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन देखते हैं, अगर वो 100 करोड़ या उससे कम है तो 10 लाख, 200 करोड़ या उससे कम है तो 15 लाख, 200 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 20 लाख। ठीक है, उसके बाद प्रिलिमिनरी अपना प्रोसेसिंग करेंगे, जिसमें जो डीजी रहेगा वो फाइनल करने से पहले एक महीने पहले आपको इशू करता है एक लेटर। उसमें अपन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद गाइस क्या होता है, फिर फाइनल प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फाइनल प्रोसीजर में हमको सबसे पहले मीटिंग होल्ड करना रहेगा, कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आपकी साइट को, डॉक्यूमेंट चाहिए तो मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में अप्रूवल लेते हैं अपन सीची का। उसके बाद जो हमारा एग्रीमेंट फाइनल हुआ है उसको अपन भेज देंगे कमीशन को। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आई होप गाइज आपको एपीए पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइज, तो चलो गाइज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है रोल बैक एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 92 सीसीए। ठीक है गाइज, रोल बैक का मतलब क्या होता है मैम, रोल बैक का मतलब होता है पीछे जाना। ठीक है, पीछे जाना, बैक साइड जाना, मतलब रोल ओवर करना, मतलब पीछे 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 ऐसे ऐसे जाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रोल बैक करना। समझ लो गाइज, आप बेड पे पड़े हो और अपने पीठ के बल ऐसे ऐसे फोल्ड हो रहे हो आप, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको बोलते हैं रोल बैक होना। ठीक है, तो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका, यहाँ से आप पीछे 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 घूम घूम के जाओगे तो उसको रोल बैक बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो रोल बैक एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ। ठीक है, तो ये क्यों होता है मैम, गाइस कभी कभी ना अपन को सच पता लगाने के लिए पीछे जाना पड़ता है, और पीछे जाने के लिए हमको अथॉरिटी चाहिए होती है, ऐसे पीछे जा नहीं सकते ना अपन। तो इस वजह से रोल बैक एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें हमको अथॉरिटी मिलती है कि हम पीछे की तालों की इंक्वायरी कर सकते हैं जाकर। क्योंकि गाइस कभी भी हमको दाल में काला लग सकता है, और जब काला लगता है तब जाना पड़ता है देखने। ठीक है, तो अपन साइड पे जाएंगे तो पीछे भी जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए रोल बैक एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको पता चल गया क्या होता है, क्यों होता है, दोनों चीज पता चल गया। मिल गई शांति, आगे बढ़े। देखो गाइस, देखो ये थ्योरी इतनी गंदी दी हुई बुक में, बट फिर भी से मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स बनाए हैं, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होती है, प्लीज इग्नोर कर देना, जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो रोल बैक एग्रीमेंट जो होते हैं, देखो सीबीडीटी जो रहती है ना, वो एथोराइज पर्सन है इसकी, जो कि ये वाला एग्रीमेंट कर सकती है। ठीक है, ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। ये गाइस सिर्फ और सिर्फ प्योर थ्योरी है, क्वेश्चन अगर आएगा तो एमसीक्यू आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आजकल का पैटर्न का क्या भरोसा। ठीक है गाइस, तो बस आप लर्न करते जाओ, और क्या बोलूँ मैं। ठीक है, मैं मसाला डाल रही हूँ इसमें ताकि टेस्टी लगे आपको। ठीक है, देखो रोल बैक पीरियड जो है वो सीबीडीटी करती है, मतलब सीबीडीटी ही अथॉराइज पर्सन है इसकी, याद कर लो। 5 साल तक वैलिड रहता है, याद कर लो, 5 साल तक वैलिड रहता है। डिटरमाइन क्या करते हैं इसमें मैम, एग्रीमेंट क्यों, मतलब एग्रीमेंट में क्या करते हैं, तो इसमें एएलपी डिटरमाइन करते हैं अपन, बताते हैं कि कौन सा मेथड का एएलपी लेना है। 5 मेथड बताया था मैंने, याद है ना, आरपीएम, सीपीएम, पीएसआर, फिर कप, फिर अदर रेजिडुअल। तो वैसे ठीक है, तो एएलपी कौन सा लेना है और कैसे लेना है, ये दोनों डिसाइड होता है। फिर अप्लाई कैसे करेंगे, अभी और पहले, क्योंकि रोल बैक है ना, पहले भी होगा, अभी भी होगा, अभी भी होगा, पहले भी होगा। ठीक है, तो क्या याद किए, चलो बताओ अभी तक। मैम हमने याद किया कि सीबीडीटी जो रहती है वो ऑथोराइज पर्सन रहती है, ये 5 साल तक वैलिड रहता है, और ये अप्लाई होता है, अपन को एएलपी निकालना रहता है, या फिर एएलपी का मेथड निकालना रहता है, और अप्लाई अभी भी होगा और पहले में भी होगा। वेरी गुड। इसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करना है अपन को।
ठीक है, कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, उसको अपन को फॉलो करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो रहता है वो अभी होना चाहिए। मतलब गाइस याद रखना कि अगर आपको रोल बैक का प्रोविजन एप्लीकेबल करना है तो ये जरूरी कि आप अभी प्रेजेंट में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में हो। अगर आप नहीं रहोगे तो रोल बैक कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए अभी प्रेजेंट में आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए आप, ठीक है। सेकेंड, रिटर्न फाइल करना है आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर, ऐसे नहीं कि कभी भी फाइल कर रहे हो, रिटर्न आपको ड्यू डेट के अंदर फाइल करना ही करना है, ठीक है। आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट एक सबमिट करना पड़ता है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बनती है, आगे अपन पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग तो उसमें बताऊंगी मैं, ठीक है। रोल बैक जो रहता है उसमें अपन आईटीएटी के पास नहीं जा सकते, ठीक है। आईटीएटी अपील्स जो रहता है ना उसमें अपन नहीं जा सकते गाइस, ये इसके स्टेजेस होते हैं अपील वगैरह के भी, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी असेसमेंट प्रोसीजर जब अपन पढ़ेंगे तो। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा थ्योरी है, बट मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आपको पूरा मसाला डाल डाल के पढ़ाऊँ, ठीक है। देन अगर इनकम कम होती है और लॉस ज्यादा होता है तो रोल बैक का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज इट लीड टू रेवेन्यू लॉस, जो कि गवर्नमेंट अपना कभी नहीं करेगी। रोल बैक करती इसलिए ताकि उसके टैक्स बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम कम होती है और लॉस ज्यादा होता है तो उस केस पे रोल बैक की कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, याद कर लो। एग्जाम में ऐसे वाला कुछ भी केस स्टडी दे देगा और बोलेगा रोल बैक अप्लाई करो, आप करके आ जाओगे और फिर बोलोगे मेरा तो सही था, पेपर चेकिंग गलत हुई है। तो गाइस ऐसे वाले जो लूप होल्स रहते हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें इनकम कम हो रही, लॉसेस ज्यादा हो रहा है, रोल बैक अप्लाई कर दोगे आप, नहीं करना है। डिटरमाइन करते हैं अपन एएलपी, तो सेम मेथड अप्लाई होगा इस सारे प्रीवियस ईयर में, ऐसे नहीं कि आज कुछ और लगा रहे हो, कल कुछ और लगा रहे हो, परसों कुछ और लगा रहे हो, सब साल में सेम लगना चाहिए। एएलपी डिटरमाइन जिस मेथड से किए वही मेथड अप्लाई होगा। रोल बैक का फीस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है, ज्यादा महंगा नहीं है, एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है। रोल बैक की फीस क्या है, क्या लिखोगे, 5 लाख, 5 लाख। इसी के साथ गाइस हमारा रोल बैक यही भी खत्म होता है, तो चलो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो क्या काम का। मैम रोल बैक का सेक्शन क्या होता है, जल्दी जल्दी क्विक 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 अपन क्विज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है। देखो सबसे पहले सेक्शन होता है 92 CCA, वेरी गुड। कौन अथोराइज पर्सन है, CBDT, ठीक है। वैलिड कितने साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए। डिटरमाइन क्या करते हैं, ALP उसका मेथड, और अप्लाई करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट में। कंडीशन क्या है कि इस साल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी है। फिर रिटर्न फाइलिंग विद इन ड्यू डेट, रोल बैक नहीं होता, कब नहीं होता, जब अपन को अपील करना था आईटीएटी को, ठीक है। हमको क्या फाइल करना रहेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट। इनकम कम होगी, लॉस ज्यादा होगा, अप्लाई नहीं होगा। फीस कितनी लगती, 5 लाख। डिटरमाइन अगर एएलपी एक बार कर देंगे तो कितने किस में अप्लाई होगा, हर साल में अप्लाई सेम सेम होते रहेगा। तो आई होप गाइज आपको रोल बैक याद भी हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलो गाइज हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्ट क्या होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का। जो गाइज अभी अभी पढ़े हैं एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो हमको रिटर्न फाइलिंग करना रहेगा टाइमली, ठीक है। फिर चेंज करना रहेगा अगर कुछ भी अपन को लगता है मार्कअप में, मार्कअप मतलब कुछ भी आप परसेंटेज जो कमा रहे हो आपकी मार्जिन, उसमें अगर कोई चेंज लग रहा है तो वो करेंगे। अब वो चेंज कर दिए तो अपन को रिटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम 3 महीने के अंदर अंदर रिटर्न चेंज कर सकते हैं। और फिर जब रिटर्न को मॉडिफाई करेंगे ना तो ये ऐसा नहीं कि ये चेंज हो गया मैम तो ये अपना दूसरा रिटर्न हो गया, नहीं, इसको हम ओरिजिनल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर से बता रही हूँ क्या इफेक्ट होगा एपीए का। सबसे पहले तो रिटर्न फाइलिंग टाइम पे करना है, दूसरा आपके मार्कअप में चेंज आ सकता है, अगर चेंज आता है तो रिटर्न में चेंज आएगा, और जो रिटर्न में चेंज आएगा उसको रिवाइज रिटर्न नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन ओरिजिनल रिटर्न ही बोलेंगे, बिकॉज ये एपीए की वजह से चेंज हुआ है, आपने जानबूझ के चेंज नहीं किया है, बिकॉज ऑफ एपीए चेंज हुआ है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल वाला, ओके। अगर असेसमेंट गाइस क्लोज हो जाती है तो फिर अप्लाई करेगा, एपीए जो रहेगा अप्लाई करेगा सब में, उनमें भी जो क्लोज हो गए उनमें भी अप्लाई करेगा। बट अगर पेंडिंग है तो फिर एओ जो रहेगा सबसे पहले क्या करेगा, वो पेंडिंग चीज को क्लोज करेगा एंड देन क्लोज के ऊपर अप्लाई करेगा। क्लियर हुआ क्या,
अगर पेंडिंग है तो क्लोज करेगा, क्लोज करके अप्लाई करेगा, क्लोज है तो अप्लाई करेगा। इजी। चलो पूरा फिर से रिवाइज करते हैं। 1 2 3 क्विक रिवीजन स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ एपीए क्या होता है मैम? इफेक्ट ऑफ एपीए में मैम सबसे पहले हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं एंड देन उसके बाद कोई भी चेंजेस अगर मार्कअप में आता है तो फिर उसकी वजह से हमको अपने रिटर्न में चेंज करवाना पड़ता है। रिटर्न में जो चेंज आता है वो रिवाइज रिटर्न नहीं कहलाता है, वो ओरिजिनल रिटर्न कहलाता है। अगर हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपन एपीए कर सकते हैं। अगर असेसमेंट पेंडिंग है तो पेंडिंग को कंप्लीट करेंगे एंड देन एपीए करेंगे। ठीक है गाइज, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी तकलीफ होती है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।